कब्ज की परिभाषा हमारे भारतवर्ष में बहुत ही भिन्न-भिन्न प्रकार से दी गई है। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो उनके यहाँ ये कहा जाता है कि अगर किसी को हफ्ते में 3 बार से कम लैट्रिन हो रही है, पैखाना हो रहा है तो वो कब्ज की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी आदमी एक बार भी अगर लैट्रिन जा रहा है तो नॉर्मल है, अगर एक बार से कम जा रहा है तो उसको कब्ज हो रहा है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे कड़ी टट्टी हो रही है तो हम कहते हैं कि कब्ज हो रहा है। दूसरी बात कि क्या किसी को लैट्रिन को बाहर निकालने में दिक्कत हो रही है तो कब्ज है। तीसरी बात, अगर किसी को हफ्ते में 3 बार से जैसा कि कम बताया गया लैट्रिन हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि कब्ज है। अगर मान लीजिए कि लैट्रिन फंसी हुई महसूस हो रही है, लैट्रिन को उंगली से निकालना पड़ रहा है या लैट्रिन के आसपास के एरिया दबा दबा करके लैट्रिन निकालना पड़ रहा है तो भी हम कहेंगे कि किसी को कब्ज है। ये सब सारे लक्षण हैं जो कि ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति में कब्ज हो सकता है। कभी कभी ऐसा लग सकता है किसी को कि कब्ज नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि मुझे कब्ज है। ये दिमागी, जिसको आमतौर की भाषा में कहते हैं कि दिमागी फितूर है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, साइकेट्रिक कारण भी कहते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि उनको वास्तव में कब्ज होता नहीं है। रोज़ वो लैट्रिन जाते हैं फिर भी उनको लगता है कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा कारण होता है, जिसको हम अलग अलग बीमारियों के नाम से भी जानते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा में कहें या वैज्ञानिक भाषा में कहें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं उसको, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन गट एक्सिस भी कहते हैं उसको। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है ऑर्गेनिक कारण, मतलब कि शरीर में उनके कोई ना कोई समस्या है। अगर शरीर में समस्या है तो कब्ज है। अ, इसका जो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है वो है आंतों की बीमारियां। आंतों की बीमारियों में 2 तरीके की बीमारियां होती हैं जो कि कब्ज करती हैं। एक तो वो हैं जिनमें कि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी नहीं होती है, मतलब कि जैसा नॉर्मल है शरीर का, शरीर की संरचना वैसे की वैसी ही रहेगी, लेकिन पेट साफ नहीं होगा। उसको हम लोग कहते हैं फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर, लैट्रिन को बाहर निकालने में होने वाली दिक्कत। इसकी वजह से जो कब्ज पैदा होता है उसको हम कहते हैं फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर। दूसरा जो ग्रुप है जिसकी वजह से कब्ज होता है वो है ऑर्गेनिक डिजीज, मतलब कि किसी न किसी तरह की कोई संरचनात्मक या फिजियोलॉजिकल बीमारी है शरीर में जिसकी वजह से कब्ज होता है। बहुत ढेर सारी शरीर दूसरे अंगों में होने वाली बीमारियां हैं, जैसे शुगर हो गया, थायराइड की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, लिवर की, गुर्दे की, इन सब में भी कब्ज होता है। तनाव बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है कब्ज का। तनाव का पूरे शरीर पे असर पड़ता है, पेट भी उसमें से एक है। जो व्यक्ति तनावग्रस्त रहते हैं वो ज़्यादातर उनमें फिजिकल इनएक्टिविटी पाई जाती है एक तरीके की, मतलब कि वो निष्क्रिय रूप से ज़्यादातर रहते हैं, या ओवर एक्टिव जो रहते हैं तनाव वाले, वो खाना खाना भूल जाते हैं। तो कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। उनके जीवनचर्या अलग होती है, गड़बड़ होती है, भोजन उनका अलग होता है। तो जो तनावग्रस्त लोग होते हैं उनमें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज और न्यूट्रिशनल डिजीजेज काफ़ी कॉमन होती हैं जिसकी वजह से कब्ज होता है। तो तनाव भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कब्ज का। कब्ज की पहचान सबसे पहले तो लक्षणों के आधार पर की जानी चाहिए, यानी कि जो 5 या 6 लक्षण बताए गए हैं जिसमें कि कड़ी लैट्रिन हो रही हो, कम लैट्रिन हो रही हो, साफ नहीं लैट्रिन हो रही हो, लैट्रिन से उंगली से निकालना पड़ रहा है या दबा दबा के निकालना पड़ रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, कुछ जांचें होती हैं, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, एक्सरे किया जा सकता है जिसमें कि आंतों की रुकावट पता लगती है। दूरबीन से जांच करनी पड़ती है, ये देखना होता है कोई कैंसर तो नहीं है किसी तरह का, सीटी स्कैन किया जा सकता है। आजकल बहुत ही कुछ नए जांच के तरीके आ गए हैं जिससे कि लैट्रिन के रास्ते की संरचनात्मक बनावट देखी जा सकती है और वो प्रॉपर ढंग से, उचित ढंग से काम कर रही है कि नहीं, ये देखा जा सकता है। उसमें कई टेस्ट हैं, जैसे कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे डिफिकोग्राफी हो गई,
एनोरेक्टल मैनोमेट्री हो गई, और भी बहुत ढेर सारे टेस्ट हैं जो जांच कराए जा सकते हैं कब्ज के लिए, और उनके आधार पे कब्ज की पहचान की जा सकती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण होते हैं, जैसे तनाव बताया गया, साइकोलॉजिकल कारण बताए गए, इसका देखा जाना बहुत जरूरी होता है। तो तनाव मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो बहुत जरूरी होता है। तनाव मैनेजमेंट के लिए सबसे जो पहला स्टेप आता है, चरण आता है, वो होता है जीवनचर्या में और भोजन में परिवर्तन। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हाइपर एक्टिव है या बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो उसको हमें बताना होता है कि आपको अपनी जीवनचर्या को संतुलित करना है। कम से कम रोज आधे से 1 घंटा आपको पैदल चलना है, एक्सरसाइज करनी है, कसरत करना है, उचित ढंग से खाना खाना है, उचित बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में हर पदार्थ की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो पानी होता है और रेशेदार खाने होते हैं, जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कब्ज वाले, कि उचित मात्रा में पानी लेना। डेली जाड़ों के मौसम में 2 से 3 लीटर पानी और गर्मी के मौसम में 4 से 5 लीटर पानी हर आदमी का लिया जाना जरूरी होता है। रोज कम से कम 30 से 40 ग्राम 50 ग्राम फाइबर लेना जरूरी होता है, तो हर आदमी को इतना लेना चाहिए। बाकी सब जितने खाने के पदार्थ हैं वो भी संतुलित मात्रा में लिए जाने जरूरी हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है दूसरा चरण की, जो भी कारण है, डायबिटीज, थायराइड, इनका प्रॉपर इलाज, और अगर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एनोरेक्टल मैनोमेट्री के आधार पर अगर कोई संरचनात्मक बीमारी आती है जिसका सर्जरी से इलाज किया जा सकता है, तो उसका सर्जरी भी किया जाना चाहिए। अगर संरचनात्मक बीमारी नहीं आती है तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि फंक्शनल बाउल डिजीज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर। इनमें कई प्रयोगात्मक तरीके होते हैं, जैसे बायोफीडबैक हो गया, या और कई तरह की नई इलाज आ रहे हैं। योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि जो इवन फंक्शनल बाउल डिजीज होंगी इनमें भी काम करती हैं ये सब सारी चीजें। तो इतने ढेर सारे इलाज के तरीके हैं। ज्यादातर केसेस में जीवनचर्या और भोजन से संबंधित बीमारियों की वजह से कब्ज होता है, तो उनमें परिवर्तन कर दिया जाए तो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी अंदरूनी है, जैसे कि कैंसर हो गया या फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर हो गया, तो इनके बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। कैंसर फैल सकता है, आगे आने वाले 2, 4, 6 महीने, साल भर में मृत्यु तक हो सकती है। तो प्रॉपर इसका जांच किया जाना और इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। अगर फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर तो लोग उंगली डालते हैं अंदर, उससे अल्सर बन जाते हैं, खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है, वो बाद में आगे जाकर के बहुत दिक्कतें पैदा करता है। तो ये सब सारे कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं हैं, जोखिम हैं कब्ज के, जिनका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है, उचित ढंग से इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। कब्ज की रोकथाम उचित ढंग से खान पान, जीवनचर्या संतुलित होना चाहिए। अगर किसी को कोई बीमारी पकड़ में आ जाती है तो उसका उचित ढंग से इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जितने लक्षण बताए गए हैं, अगर इसमें से कोई भी एक नजर आता है तो तुरंत ही किसी अच्छे क्लिनिशियन को दिखा करके उचित ढंग से इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ हैं उपाय जिनसे कि कब्ज से बचा जा सकता है।